अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 टेलीविजन का प्रोग्राम सच बोलो। मैं हूं आपका मेजबान शहरियार अहमद। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, इनसे हम बहुत सारे टॉपिक पर बात करेंगे, बल्कि कन्फ्यूजन होगा कि किस मौजू को शुरू करें और किस मौजू को छोड़ें, क्योंकि मैडम जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अम्मारा शाहरुख, ये एक हमारे शख्सियत हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे खवातीन के एम्पावरमेंट के हवाले से, मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार। फिर हम ये इनसे गुफ्तगू करेंगे कि आगे तालीम और तरबियत में ये जो हमें रवायती तरीकों से तालीम दी जा रही है आजकल के नौजवान नस्ल को, और दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे जा चुकी है, उस हवाले से क्या असरात होंगे पाकिस्तान के नौजवान नस्ल में आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में। फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। सी पैक के लिए ये थिंक टैंक की मेंबर हैं कि सी पैक कैसे प्रोग्राम और कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके हवाले से मैं इनसे बात करूंगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी हैं ये, और आपको बताएंगी कि अगर सेफ और मेच्योर अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो बैरून मुमालिक में, तो उसके लिए कौन सा तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारा अपने स्टूडियोज में। मैंने जैसे कि कहा कि हमें प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू करते हुए सोचना पड़ेगा कि कौन सा सवाल आपसे पहले करें, क्योंकि आपका जो एक इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही वसी है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी खुद चॉइस से बताएं कि आप पहले किस मौजू पे चाहती हैं कि हम आपसे गुफ्तगू कर लें। Assalamu alaikum. Thank you so much, Sharia, for having me on the show. Welcome. Jazakallah khair. You invited. Yes, we should cover all the social issues of nation. इस वक्त जो current situation, जो current affairs हैं all over the globe, जो situation है, peace process के ऊपर हम बात कर सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो इकोनॉमी की अगर बात करें तो फिर सर ग्लोबली फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी और मैशत पे पहले बात कर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बताइएगा कि जैसे अब इस जब भी कोई हम मैशत पर बात करते हैं तो आवाम जो है वो उनकी हमें चीखों पुकार सुनाई देती है। किसी भी दौरे हुकूमत में वो बताया जाता है कि जी ये पिछले पहले जो है वो लूट के खा गए और उन्होंने ऐसी पॉलिसियां बनाई कि हमारे आवाम अब चक्की पे पिस रहे हैं महंगाई की। लेकिन हम जब ये देखते हैं कि अभी मौजूदा दौरे हुकूमत में, इसमें आप तबसरा कीजिएगा कि इतना ज्यादा बोझ था ये जब ये हुकूमत आई मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, कि ये मुल्क के बारे में कहा जा रहा था कि दिवालिया होने जा रहा है और इतना कर्ज था। तो आप क्या समझती है कि IMF के साथ नेगोशिएशन करके बार बार उनसे टाइम लेके और फिर सऊदी अरब, UAE और बाकी मालिक से कर्जों में भी छूट लेके और उनसे टाइम लेके, क्या हम अब जो है मैशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही है और हमारी आवाम जो है आइंदा इसमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगी? शहरियार साहब, जनरल बात कर रहे हैं, आपने तबसरा करने को कहा है, तो मैं इसमें कुछ माजी की पॉलिसीज के बारे में मैं इंडिकेट कर देती हूँ कि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। हमें IMF से कर्जा लेने की जरूरत पड़ती रही। हमारा मुल्क एग्रीकल्चर हवाले से भी इंडिपेंडेंट है और हमारे पास नेशनल रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं। इट्स अबाउट एक रिसर्च के मुताबिक $7 ट्रिलियन डॉलर वर्थ हमारे पास सिर्फ बलोचिस्तान में। मुझे बात नहीं आती कि फॉरेन हम बात करेंगे जी। हम IMF से अव्वल तो हमें सेल्फ रिलायंस पे बिलीव करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करनी चाहिए। सऊदी अरब ने भी और UAE ने भी एंटरप्रेन्योर नेशंस बनाए हैं बाकायदा। वो हमारी तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके इस वक्त क्राइसिस का शिकार नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज ले रहे हैं। हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए, अपनी यूथ को, अपनी फीमेल्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाएं, उनको अपने बिजनेस स्टार्टअप की तरफ लाएं। अब खैर से मैंने नोटिस किया है कि गवर्नमेंट ने इस बारे में सीरियस एक्शंस लेने शुरू किए हैं, लोन्स इशू कर रहे हैं। ये बड़ा है पंजाब में तो खास तौर पर मरियम जो है, मरियम बिल्कुल ये बड़ी अच्छा स्टेप इन्होंने, वो तो खवातीन को भी वो जो घरेलू सनतों का एक तस्वर है बहुत अरसे से, उसके बाद ये जो अभी जो लोन देने शुरू कर दिए हैं, दिस इज वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव। यही चीज हमारी नेशन को आगे लेके जाएगी। मैं एग्जांपल देना चाहूंगी चाइना की। हम लोग जस्ट 2 डिकेड्स बैक हम उन लोगों की सेल्फ रिलायंस के ऊपर हम लोग जोक किया करते थे, हम मॉक किया करते थे। बट नाउ वेयर डज द चाइना स्टैंड्स के USA को भी उससे थ्रेट्स हैं। आप उनकी सेल्फ रिलायंस को देखें, ये नेशन वहां तक कैसे पहुंची है जस्ट इन 2 डिकेड्स। हम भी उसी तरह से सेल्फ रिलायंस पे अगर ट्रस्ट करें, अपनी यूथ को, अपनी फीमेल्स को, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट हंट करें। हम ह्यूमन रिसोर्स में बहुत रिच हैं, लेकिन टैलेंट की बात तो हमेशा कही जाती है, और ये टैलेंट की बात एक ऐसी है कि जो मैं समझता हूँ कि हर हुकूमत और हर हुक्मरान आके ये कहता है कि हमारे मुल्क में बड़ी पोटेंशियल है, हमारे आवाम में बड़ी
तवानाइयां हैं और नौजवान जो है हमारे मुल्क का सरमाया है, लेकिन जब उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, उनको मौके नहीं मिलते, उनको वो सहूलतें नहीं मिलती, तो फिर वो तो सारी अफरादी को जाया हो जाती है ना। वो क्यों एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक IT स्पेशलिस्ट पाकिस्तान में पढ़ के बाहर जाके नौकरी करने को तरजीह देता है। एजुकेशन सेक्टर में ही हम टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट कर दें, हमें थोड़ी सी उसमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, ताकि हमें पता हो कि हमारा यूथ, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको किस डायरेक्शन में जाना है, उनको एट द वेरी फर्स्ट स्टेप उनको उनकी डायरेक्शन पता हो, और उसके बाद उनको वहां पे सपोर्टिव इनिशिएटिव्स की जरूरत है जो गवर्नमेंट दे और वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें वो पढ़ रहे हैं। हमारा जैसे ये टेक्निकल एजुकेशन दें, वो तो एक पार्ट है ना। जैसे आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो साथ तो आप थोड़ी सी टेक्निकली भी उनको थोड़ा सा अपडेट करते रहे बच्चों को। लेकिन आपने जो तालीम में की गुफ्तगू की है, अब अगर हम ये देखें कि 14 साल तक बच्चा जो पढ़ता है, पहली क्लास से लेके BA तक या उसके बाद MA तक जाता है, तो उन 14 सालों में अब दुनिया इतनी जल्दी से चेंज हो रही है कि हमारे जो निसाब है वो चेंज नहीं हो रहा, और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, वो मैं उसी तरफ आ रही। तो अब ये आप ये बताएं कि क्या किया जाए कि जो 14 साल बाद या 16 साल के बाद जब दुनिया में हम बच्चा आएगा, उसको देखेगा, तो वो जो उसकी पढ़ाई है वो सर्टिफिकेट तो बस दीवार पर लटकाने के लिए रह जाएगा उसके लिए। बिल्कुल साइंस टेक्नोलॉजी तेज हो रही है। हम लोगों का बहुत बड़ा, हमारे उसका यूथ का जो है बहुत बड़ा हिस्सा सब बाहर मूव कर गया UK में और USA में सेटल होने के लिए। वो यहाँ से सब कुछ अपना वाइंड अप करके वो चले जाते हैं, बिकॉज दे हैव डिग्रीज, दे हैव स्किल्स, वहां पे उनको उस तरह से रिकग्निशन मिल जाती है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, लेकिन वो भी बहुत टफ सिचुएशन है, इतना इजी नहीं है। तो वही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर गवर्नमेंट यहाँ पे ही कर ले और उनको वो प्रॉपर स्केल दे और प्रॉपर उनको इन्वायरमेंट दे ग्रो करने के लिए, तो हमारे मेरा नहीं ख्याल कि हम डिटोरिएशन से बाहर निकलने में हमें कोई मुश्किल हो सकती है। हमें तो फिर इस तरह हर शोबे में इस्लाहात की जरूरत है, जो 77 साल से रही हो रही। हमने जब शुरू में जब होश संभाला, किताबों में पढ़ा और लोगों से भी सुना कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इसकी ज़राअत का इंहिसार ज़राअत हमारे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। 70% ज़राअत से हम लोग अपना गुजारा करते हैं। लेकिन आपने देखा कि जब से पाकिस्तान बना है, किसानों को किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं है। भारत में देखें तो उनको बिजली फ्री या बहुत ही कम निर्खों पर बिजली दी जाती है, फिर उन्हें खाद्य फ्री खाद्य फ्री दी जाती है, फिर उनका माल लेने के लिए बीच में आरती नहीं है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली ये हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है, पावर सेक्टर में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, और इंडस्ट्रीज को एम्पावर करने की जरूरत है। बिजनेस सेक्टर में इतने उनको फ्लेक्सिबिलिटी दें, इतनी उसमें सैंक्शंस को अपलिफ्ट कर दें कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उस तरह के डिसीजंस ले सकें जिस तरह बाकी कंट्रीज लेते हैं। हमारी बहुत लिमिटेड एक्सपोर्ट है, जबकि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन जो है उस तरह से हो सकती है अगर हमारे पावर सेक्टर में उसमें थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशन है। एक्सपोर्ट तो एक ठीक है, एक हिस्सा है उसका आपके मईशत का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से देखें तो। लेकिन जब आप इतना ही अनाज और इतना आप अजनास ना पैदा कर सकें जो मुल्क के लिए जरूरी है, अब आप देखें हमारी उसके लिए जरूरी है ना। हाँ, तो हम उसमें आप ये भी देखें उनको कुछ मिलता ही नहीं है, उन्होंने जो है अजनास लगाने छोड़ दिया। में मॉडिफिकेशन की जरूरत है ना। अब हर तरफ से AI टेक ओवर कर रहा है, हमें अपने इक्विपमेंट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। कुछ हम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है हमारी वो एक्सीड करे। अब हम यूरोप और अमेरिका का माशरा देखते हैं तो वो एक सर्दी माशरा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ज़राअत पे और किसानों पर और वहाँ पे जो लोग काम करने वाले हैं उनको इतनी सहूलियात दी हैं कि आज से 30-35 साल पहले तो मैंने खुद सुना था कि उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आइंदा मौसम ऐसा होगा तो आपके फसलें हाँ कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो अपनी फसलों को ख्याल करके जाएं। तो इस हवाले से हमारे यहाँ तो अभी तक वो इन्होंने व्हाट्सएप को सोचते भी नहीं किसानों को, लेकिन मुझे लगता है शायद मिनिस्ट्री इस बारे में मेरा ख्याल है वो कोई इनिशिएटिव ले और रिफॉर्म्स करे, थोड़ी डेवलपमेंट हो, थोड़ी मॉडिफिकेशंस लाए एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्रोडक्शन ज्यादा हो ताकि एक्सपोर्ट हो सके और हमारी अपनी भी नीड्स पूरी। हम बाहर से इंडिया से हमारे पास टोमेटो आ रहा है और बहुत कुछ आ रहा है, प्याज आ रहा है, ये सब कुछ हम अपने खुद भी तो ग्रो कर सकते हैं। हमारी कल्टीवेशन उस तरह से हो, हमारी वाटर रिसोर्सेज हमारी इतनी वो हो, फ्लड्स आते हैं, हम रिजर्वायर्स बना सकते हैं, सारा कुछ करने को सब कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट इसके बारे में इनिशिएटिव ले।
आपसे गुफ्तगू करते हैं अभी हमारा इस हवाले से और आपसे बात करेंगे। नाज़रीन एक लेते हैं यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हमारा ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे ये ज़राअत के हवाले से कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए, उस पर भी आपने गुफ्तगू की। फिर आप तालीम के हवाले से बताइएगा कि तालीम में आप क्या समझती हैं कि जैसे हमने जिक्र किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी रैपिडली तरक्की कर रही है, डेवलप हो रहे हैं ये सिस्टम, तो हमारे वो बच्चे पढ़ के 5 साल 10 साल 15 साल के बाद जब फील्ड में आएंगे तो उनको इसको मैच करने के लिए कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप क्या समझती हैं कि अभी हमारे स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम साथ साथ देनी चाहिए? जी डेफिनेटली, ये एक हमारी इतनी इम्पोर्टेंट हमारी नेसेसिटी है इस वक्त कि हमें मैच करना है इंटरनेशनल लेवल के करिकुलम स्टेटस को। तो हमें इसमें बहुत सी मॉडिफिकेशंस और रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। करिकुलम टोटली चेंज किया जाए। ये 90s का करिकुलम अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट्स में इस वक्त उस पे स्टडी कराया जा रहा है। देखें, एआई ने अब वर्ल्ड वाइड हर सेक्टर में टेक ओवर करना है। रोबोटिक्स एंड हमारे एजुकेशन सेक्टर में हर जगह पे एआई ने टेक ओवर करना है। तो हमें इंटरनेशनल उसके साथ साथ हमें भी अपडेट करना चाहिए अपने हर सेक्टर में हर चीज को। तो ये तो बहुत जरूरी है करिकुलम में। आप चैट जीटीपी को इंट्रोड्यूस कराएं, उसमें एआई टूल्स को इंट्रोड्यूस कराएं ताकि बच्चे जो है वो अपने प्रोग्राम्स क्रिएट करें और लॉन्च करें। उससे ये कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि वो उससे अर्न कर सकेंगे। अब इंस्टीट्यूट्स में जाके एडमिशन लेके वहां से पास आउट होके एग्जाम्स क्लियर करके उसके बाद जॉब हंट करना, वो आउटडेटेड हो चुका है वो सिस्टम। तो हमें इंटरनेशनल उसके मुताबिक हमें अपने आप को मॉडिफाई करना चाहिए। अच्छा, सीपैक के हवाले से जैसा कि प्रोग्राम से पहले ही गुफ्तगू हो रही थी, आपने बताया कि आप एक थिंक टैंक हैं, उसकी जो है आप उसके एक रुकन हैं। कौन सा थिंक टैंक है और किस लेवल पे आप उनके साथ एंगेज हैं? और सीपैक के बारे में जो शुबहात हैं कि इमरान खान के पीटीआई के दौरे हुकूमत में उसको रोक दिया गया था, या ये भी शुबहात है लोगों की कि अमेरिका प्रेशर डालता है कि सीपैक की तरक्की जो है उसको नहीं भाती। इस हवाले से चूंकि आप थिंक टैंक के रुकन हैं, आप आवाम की इन चीजों की वजाहत करें। जी श्योर, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक कराइज किया। लिटरली मैं वैसे इस थिंक टैंक की मेंबर हूँ। थिंक टैंक का नाम है PRCCSF। इट स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान रिसर्च सेंटर फॉर कम्युनिटी एंड शेयर्ड फ्यूचर। इसको लॉन्च किया था चाइनीज प्रेसिडेंट ने शी जिनपिंग ने 2013 में। तो ये जब स्टार्ट किया था उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया था कनेक्ट करने के लिए साउथ एशिया को, सेंट्रल एशिया को यूरोपियन कंट्रीज के साथ। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत काम हो चुका है। उसमें BRI पे बहुत काम हो चुका है। देखिए, ये सीपैक कवर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, रीजनल पीस को भी, एम्प्लॉयमेंट को भी, बिजनेस को भी, हर चीज को ये कनेक्ट करता है। क्योंकि जहां जहां से एक कनेक्टिविटी ट्रैक गुजरेगा वहां पे बिजनेस भी आएगा, वहां पे पीस की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो जितने ही कंट्रीज श्रीलंका एंटर हो चुका है, सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में वहां पे उन्होंने रेलवे ट्रैक्स बनाए हैं और अंडर वाटर उन्होंने वहां पे चैनल्स भी बना लिए हुए हैं। तो ये तो बहुत सख्त जरूरी है। हमारे कंटेनर्स जा रहे हैं, वहां से आ भी रहे हैं, तो ये बड़ी प्रोडक्टिविटी। तो आपका थिंक टैंक का काम क्या है? कुछ प्राइवेट थिंक टैंक बहुत सारे काम कर रहे हैं ना, जैसे दुनिया में आप भी मईशत में थिंक टैंक बने हुए हैं। आप लोग जो है, आप स्पेशली इसमें क्या देख रहे हैं और आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? मेरी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि थिंक टैंक्स, पहले मैं सीपैक का कंप्लीट कर दूं, ये अब सेकंड फेज में एंटर हो चुका है और हमारी गवर्नमेंट इसको बहुत सपोर्ट कर रही है। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, इसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी और गवर्नमेंट को थैंक्स करना चाहूंगी कि वो सीपैक को सीरियस ले रहे हैं और उसके ऊपर, उसकी कंप्लीशन के ऊपर बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। ये हम अब चाइना के साथ, क्योंकि हम अलाए हैं उनके, हम उनके दोस्त मुल्क में हमारे वो शुमार होते हैं और हम उनके साथ बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं। चाइना हमारे मुल्क में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चले अब थिंक टैंक की बात करें तो देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। हम उन स्कूल ऑफ थॉट्स को लेकर हम डिफरेंट थिंक टैंक्स भी बना सकते हैं और एक थिंक टैंक भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोगों को बिठाया जाए, उनसे डिस्कशन की जाए ताकि उनके आइडियाज बाकी ऑर्डिनरी लोगों तक पहुंचे और
आपस में कोलैबोरेशन करके, आपस में कोऑर्डिनेशन करके कोई हेल्थी, कोई भी चीज, कोई ऐसा फ्रूटफुल आइडिया जो है वो क्रिएट कर सकें। हमें अपने कंट्री को सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है, उसके पीस को हमने सेव करना है, सिक्योर करना है, और इकोनॉमिक रिवाइवल हमारे लिए बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक रिवाइवल जो IMF के साथ हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं, उनके साथ जो मुतवातर मुलाकातें हुई, और जो UAE से और सऊदी अरब से हमें ग्रांट्स मिली, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी आई है, और रेवेन्यू जनरेट भी हुआ है। बिजली चोरी पक्की गई है, और उसके अलावा टैक्सेस लगाए गए हैं, टैक्स नेट रिकवरीज हुई है बहुत सारी। टैक्स नेट में बहुत सारे मैं एक बहुत बड़ा फिगर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। हमारे PM साहब का एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट की तरफ और इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ, के PM साहब के सुपरविजन में हमने रिकवर किया है ऑलमोस्ट 2.45 ट्रिलियन 2 साल के अंदर अंदर। दैट इज अ वेरी बिग फिगर आई बिलीव, एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दिस सिटिंग गवर्नमेंट फॉर दिस। और IMF का रवैया भी बहुत नरम हो गया इसके बाद, और जब उन्होंने देखा है कि उन्होंने जो शराइत रखी थी वो मौजूदा हुकूमत ने ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट की है। नॉर्मली हम कहें तो ऑर्डिनरी हमारे सिटीजन के ऊपर थोड़ा सा बर्डन तो पड़ा है, ऑब्वियसली पड़ा है, लेकिन उसके रिटर्न में कोई कर्जे तो उतरे हैं ना, वो कड़वा घूंट हमें पीना पड़ा, तभी जाके हमें ये फिगर देखने को मिला है। और अभी रिसेंटली ये जो पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ है, इसके अंदर बहुत से MOU साइन हुए, तो मैं इस चीज को खिताब किया जी, और वज़ीर आज़म ने खिताब किया कि अरबों डॉलर के ज़खायर जो हैं ये फोरम जो था, ये हमारे मुल्क में इसका इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का आना, हमारे जो मिनरल्स हैं, मिनरल हमारे एसेट्स हैं, उन तक उनको एक्सेस देना, और उनको रिफॉर्म शेप में भी और रॉ शेप में भी उनका एक्सपोर्ट होना हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल है। यहाँ पे कितने इन्वेस्टमेंट के लिए जो सरमायाकारी के लिए कंपनी आई हैं, MOU साइन हुए हैं, ये जो मादनियात का जो हुआ है फॉरम 2025 सरमायाकारी के हवाले से, इसमें MOU साइन हुए हैं, मुख्तलिफ सरमायाकार कंपनियों ने इसकी बड़ी सताइश की है। सऊदी अरब ने भी कहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया जहान के लिए अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली ये दुनिया जहान के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो ग्लोबल और ये तो वर्ल्ड वाइड, बल्कि हमारे मिनरल्स, हमारे अर्थ हमारी इतनी रिच है, इसमें से तो जितने भी हम ले सकें अपने लिए ले सकते हैं। दूसरा ये कि हम पाकिस्तान में वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं पूरे दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए, कि जो इसके अंदर तो इतने डोर्स ओपन होते हैं कि आपकी सोच है। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि सऊदी अरब ने अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए ओपन किया है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, तो उसमें हमारी कंपनी ने भी उसमें MOU साइन किया है फॉर द सेल्स राइट्स एंड मार्केटिंग। नॉलेज इकोनॉमिक सिटी बन रहा है मदीना में, तो उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें अल आलिया भी है। वो अब क्योंकि वर्टिकल, आपको पता है कि वर्टिकल इज द फ्यूचर, अब हाउसिंग सोसाइटीज और सेक्टर्स खत्म होते जा रहे हैं, वर्टिकल्स और हाई राइसेस का फ्यूचर है। तो आप श्रीलंका में भी इवन देख ले तो वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज नहीं है, वहां पे सिर्फ वर्टिकल्स हैं। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिसमें तमाम एमिनिटीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। वहां पे कमर्शियल, रेजिडेंशियल, पार्क्स, एवरीथिंग, सिनेमाज, हर तरह की उन्होंने एमिनिटीज बनाई। वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बन रहा है अल आलिया मदीना में, तो उसके इसको नॉलेज इकोनॉमिक सिटी कहते हैं, जो सऊदी गवर्नमेंट का ये तो ये पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए और पाकिस्तानी मौजूदा हुक्मरानों की जो काविशें हैं वो रंग ला रही हैं, और बैरूनी दुनिया का जो हमारे सरमायादारों पर एतमाद है वो बढ़ता चला जा रहा है। और आपने जैसे कि बताया कि यहाँ के पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, बैरूनी दुनिया में भी उनकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। किसी भी कंट्री के लिए रियल एस्टेट एक बैकबोन की हैसियत रखता है, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। उसमें इकोनॉमिक जनरेशन, उसमें जितना भी पैसा उसमें से हम जनरेट कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स को हायर कर सकते हैं। इसमें इतना वास्ट स्कोप है कि आप यकीन करें कि इसमें हम अपनी कंट्री को कहां से कहां ले जा सकते हैं। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि सऊदी अरब में ओपन है, UAE में ओपन है, हम अजीजी बिल्डर्स के वाइट लेबर पार्टनर्स भी हैं, और अजीजी बिल्डर्स ने देखें कि आपको आइडिया होगा कि कितने उनके 85% प्रोजेक्ट हैं दुबई के अजीजी बिल्डर्स के हैं।
जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो हमारा चारों कारोबार प्रोग्राम तुम लाई। नाजरीन आप देख रहे थे प्रोग्राम सच बोलो। उम्मीद है आपने इसे पसंद किया होगा। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।